नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। देखिए, कोरोना का संक्रमण आए दिन बढ़ता जा रहा है और ये 5वां दिन है जब लगातार 1 लाख से ज्यादा आंकड़े देश में सामने आ चुके हैं। किस राज्य में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे के दौरान 1,61,422 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को भी 1,78,000 से ज्यादा केस मिले थे। सोमवार को 67,942 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, जबकि 273 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 33,470 नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को मुंबई में 13,648 नए केस पाए गए। इस दौरान 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में भी नए केस का आंकड़ा 20,000 के नीचे आ चुका है। सोमवार को बंगाल में 19,286 नए मामले सामने आए, जो रविवार के मुकाबले 5,001 कम है। कर्नाटक में ओमाइक्रोन के 146 और केरल में 17 नए केस मिले हैं। हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2022 तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। देश में अब तक कोरोना से 3,58,00,000 से ज्यादा लोग चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3,45,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% पर पहुंच गया है। हालांकि नए मामलों का आंकड़ा घटकर 20,000 के नीचे आ चुका है। 24 घंटे में दिल्ली में 19,166 नए केस मिले हैं। रविवार के मुकाबले ये आंकड़ा करीब 16% कम है। कोरोना से कल 17 लोगों की मौत हुई है। अब एक्टिव केस 65,806 हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में सोमवार को रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि रेस्टोरेंट से टेक अवे फूड डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बताया कि दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने अस्पतालों को तीसरी लहर के कारण तेजी से बढ़ रहे मामलों से निपटने के लिए एडिशनल मैन पावर का अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अगले आदेश तक सभी तरह की सर्जरी पर रोक लगा दी गई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के केस को देखते हुए ये फैसला लिया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कई राजनेता भी संक्रमित हो रहे हैं। इसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बसवराज बोम्मई का नाम शामिल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना टेस्टिंग के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने नई एडवाइजरी जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों का टेस्ट करना जरूरी नहीं है। टेस्टिंग की तब तक जरूरत नहीं होगी जब तक कि संपर्क में आए लोग स्वस्थ ना हो या फिर पहले से बीमार हों। ICMR की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों को कफ, बुखार, खराब गला, सांस लेने में समस्या हो या ऐसी ही तकलीफ हो या जिन्हें गंध और स्वाद में समस्या आ रही हो, उनका टेस्ट किया जा सकता है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र वाले जिनको शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी और फेफड़ों की बीमारियां हों, उनको भी टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने वाले लोगों को टेस्ट कराना होगा। इस बीच टाटा MD ओमिश्योर RT-PCR किट से ओमाइक्रोन की टेस्टिंग भी की जा सकेगी। यूपी में भी 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,695 के पार था, जो 24 घंटे में 8,000 को पार कर गया है। अब यूपी में एक्टिव केस की संख्या 33,000 के पार हो चुकी है, जिसके बाद काशी में गंगा घाट पर जाने पर भी प्रशासनिक सख्ती लागू कर दी गई है। गंगा आरती में आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ यहाँ पर अब जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है।
साथ ही जो गंगा घाटों पर आने वाले श्रद्धालु और जो सैलानी थे उन पर भी कड़ाई की गई है और शाम 4 बजे के बाद अब गंगा घाटों पर कोई नहीं आ सकता है। मतलब कि अगर आप गंगा घाटों का दीदार करने का मन बना चुके हैं तो शाम 4 बजे के बाद अब आप गंगा घाटों पर नहीं आ सकते हैं। यानी कि यूपी में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही अब पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। लखनऊ में यूपी चुनाव समिति की बैठक के बाद आज दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन करने जा रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी कभी भी यूपी चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इतनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज से यूपी में टोली महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से संपर्क करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल में अनुमान है कि बीजेपी की फिर सरकार बन सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 227 से 254 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को 136 से लेकर 151 सीटें मिल सकती है। बीएसपी को 8 से 14 और कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 से लेकर 4 सीटें जा सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगियों को जहां 39.4% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं एसपी को 34.6% वोट मिल सकते हैं। बीएसपी को 12.9% और कांग्रेस को 6.9 वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 6.1% वोट जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को 53.4% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव हैं, जिन्हें 31.5% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। मायावती को 11.5% लोग और प्रियंका गांधी को 2.5% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड की 70 में से बीजेपी को 44 से 50 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 5 से लेकर 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 0 से लेकर 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएम चेहरे को लेकर पुष्कर सिंह धामी को 42.3% लोग पसंद करते हैं, तो वहीं 23.8% लोग सीएम के तौर पर हरीश रावत को पसंद करते हैं। उधर पंजाब की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी को बम्पर 54 से लेकर 58 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 41 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन को सिर्फ 1 से लेकर 3 सीटें ही मिल सकती हैं। अकाली दल गठबंधन को 11 से लेकर 15 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें सर्वे के मुताबिक जा सकती हैं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही याचिका में इस पूरे मामले की जांच आतंकवाद के एंगल से कराने की भी मांग की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानी आतंकी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने धमकी दी है। 2 कॉल्स मुझे आए हैं यूनाइटेड किंगडम के नंबर से और वो रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स थे, जिसमें ये बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रिफ्रेन करें अपने आप को ये पिटीशन सुनने से जो पीएम मोदी की कैवलकेड को ब्लॉक किया गया है। और उस मैसेज में ये भी कहा जा रहा था कि वो जिम्मेदारी लेते हैं पीएम मोदी के कैवलकेड को ब्लॉक करने की। वकीलों ने इस मामले में दिल्ली कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इंदौर में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में संघ की तुलना दीमक से कर दी है। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक
लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गाली अब मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। ये विचारधारा की बात है। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है। ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी आरएसएस पर कई बार निशाना साध चुके हैं। हरिद्वार धर्म संसद में समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले की जांच के लिए दायर याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। याचिका में सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों को और पुलिस को ये निर्देश देगा कि जिन लोगों ने नफरत का माहौल पैदा किया, एक वर्ग विशेष के खिलाफ घृणा और हिंसा की कार्रवाई की, उस पर कुछ अंकुश लग सके और दूसरे लोगों को भी ये एक तरह का मैसेज मिल सके। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि लगता है देश का नारा सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते कर दिया गया है। जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किल बढ़ गई है। उन्हें आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जावेद हबीब को उनके एक वायरल वीडियो के संबंध में पेश होने के लिए कहा है। इस वायरल वीडियो में उन्हें कथित तौर पर एक महिला के बालों पर थूकते हुए देखा गया था। वायरल वीडियो में दिख रहा था कि जावेद महिला के बाल पर थूक रहे हैं और ये भी कहते सुनते आ रहे हैं कि जब पानी की कमी हो तो थूक का इस्तेमाल करिए। इसमें वहां मौजूद लोग हंसते देखे जा सकते थे। हालांकि जावेद हबीब ने बाद में इस हरकत के लिए माफी मांग ली थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने इसे लेकर केस भी दर्ज किया था। और इस वक्त चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ बना हुआ है तो वो ये कि उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनेगी। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल किया। इस पोल में आप देखेंगे कि कहां पर कौन किस पर हावी हो रहा है, कौन धाक जमाने जा रहा है। इस ओपिनियन पोल में इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। टाइम्स नाउ नवभारत वीटो के ओपिनियन पोल में अनुमान है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी में सरकार बना लेंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 403 विधानसभा सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 227 से 254 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को 136 से 151 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 8 से 14 और कांग्रेस को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी बीजेपी की सीटें जरूर कम होती दिख रही हैं, लेकिन योगी की सत्ता में वापसी में कोई रुकावट नहीं है और बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 202 का आंकड़ा पार कर लेगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक सीधी फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी और उसके सहयोगियों को जहां 39.4% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34.6% वोट मिल सकते हैं। बीएसपी को 12.9% और कांग्रेस को 6.9% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 6.1% वोट जा सकते हैं। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चुनावी फाइट में मायावती की बीएसपी के लिए और यूपी में प्रियंका गांधी के जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस के लिए कोई जगह बचती नहीं दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को 53.4% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव हैं, जिन्हें 31.5% लोग पसंद करते हैं। मायावती को 11.5% लोग और प्रियंका गांधी को 2.5% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक
रुहेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक यूपी के एक एक इलाके का अनुमान मिल गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में से बीजेपी को 56 से 59 और समाजवादी पार्टी को 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 0 से 1 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी यूपी के बाद पूर्वांचल की सियासी पिक्चर देखते हैं, जहां कड़ी टक्कर है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वांचल की 102 सीटों में बीजेपी 51 से 59 सीटें, समाजवादी पार्टी को 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 4 से 5 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। लेकिन अवध और सेंट्रल यूपी के इलाके में बीजेपी को बड़ी लीड मिलती दिख रही है। यूपी में इलाकेवार ओपिनियन पोल के नतीजे बता रहे हैं। अवध के इलाके की 98 सीटों में से 56 से 64 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 31 से 33 सीटें, बीएसपी को 3 से 4 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। सेंट्रल यूपी के इलाके की 35 सीटों में बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को इस इलाके में 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 0 से 1 और कांग्रेस को 1 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। बुंदेलखंड में एक तरफा मामला दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल में बुंदेलखंड की 19 सीटों में बीजेपी को 13 से 14 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 सीट और कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक रुहेलखंड की 52 सीटों में बीजेपी को 31 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी को 16 से 17 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल से यूपी के वोटर का जो रुझान दिखा है, उससे बीजेपी के लिए मिशन यूपी मुश्किल नहीं है। अभी की स्थिति में बीजेपी यूपी में विपक्ष से बहुत आगे दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड की जनता के मन में क्या है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की जनता के मूड में क्या है और साथ ही वोटर का रुझान किसकी तरफ है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, पूरा ओपिनियन पोल इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच भी बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तराखंड की 70 सीटों में बीजेपी को 44 से 50 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 5 से 8 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल का रिजल्ट यही बता रहा है कि पिछली बार से बीजेपी की सीटें इस बार थोड़ी कम जरूर होंगी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं दिख रही है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 43.9% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 30.13% वोट मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी को 16.25% वोट और अन्य को 10.53% वोट मिल सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर इसलिए सवाल उठते थे कि 5 साल में 3 बार सीएम बदल गए, लेकिन ओपिनियन पोल में इसी से जुड़े सवाल पर चौंकाने वाले नतीजे मिले। ओपिनियन पोल के मुताबिक 52.50 लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान नहीं होगा। 33.32% लोग मानते हैं इससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड से कांग्रेस को इस बार बड़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सामने ढेर हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी को 42.34% लोगों ने सीएम पद की पहली पसंद बताया। 23.89% लोग सीएम के तौर पर हरीश रावत को पसंद करते हैं। 14.55% लोगों ने आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का नाम लिया। टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो के ओपिनियन पोल के रिजल्ट की अहम बात यह भी है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत के तौर पर मजबूती से उभर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।